ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. दैट इज़ another thing, that is ordinance making power of the governor, article 213 and its constitutional limitation. ये हमारी थीम है. सबसे पहले देखते हैं गवर्नर के पास क्या पावर है. गवर्नर के पास पावर है कि वो प्रोमुलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस जब भी हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं रहता है. तो पता ही है सबको. ऑर्डिनेंसेस खुद क्या होते हैं? दीज आर जस्ट अ टेम्प्रेरी लॉज जिनको हमारे गवर्नर इशू करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. खुद से अपनी मनमर्जी से नहीं करते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करते हैं. जो ये पावर है ये एक्ट एज अ टेम्प्रेरी सब्सटीट्यूट, एक तरीके से टेम्प्रेरी सब्सटीट्यूट की तरह काम करता है फॉर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस मेंट फॉर अर्जेंट सिचुएशंस. ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए काम करता है? एक तरीके से टेम्प्रेरी सब्सटीट्यूट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का. मतलब लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है उसके टेम्प्रेरी सब्सटीट्यूट है. स्पेशली आप इसको अर्जेंट सिचुएशंस में अर्जेंट मैटर्स के साथ डील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आर्टिकल 213 कहता है कि गवर्नर प्रोमुलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंसेस अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं. तो गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन. एंड सेकंड कंडीशन इसके लिए क्या है कि पहला तो ये है, दूसरा ये गवर्नर सेटिस्फाई होने चाहिए कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ चुके हैं कि उनको ज़रूरत एक्शन लेने की. आर्टिकल 213 सब क्लॉज 2 कहते हैं ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन इट रिसेंबल. वो कहता है कि जो ऑर्डिनेंसेस हैं चलो बन गए, लेकिन जब जैसे ही हमारी स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से क्या होगी, रीअसेंबल होगी, तो उनके सामने ऑर्डिनेंसेस को ले डाउन करना इंपॉर्टेंट है. वो कहता है इट सीजेस टू ऑपरेट, इनका जो ऑपरेशन का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, इनकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी अगर 6 मंथ्स आफ्टर द लेजिस्लेचर रीअसेंबल, जब हमारी स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल हो जाती है, और अर्लियर इफ़ अगर उनको डिसअप्रूव लेजिस्लेचर कर देती है. तो आर्टिकल 213 सब क्लॉज 3 कहते हैं गवर्नर कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंसेज विदाउट प्रायर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट इफ द मैटर रिक्वायर हिज प्रायर सेंशन. साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ होती हैं जैसे कि मैटर्स इफेक्टिंग हाई कोर्ट, बोरोइंग लिमिट्स, जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है जिन बिल्स पे, तो वहाँ पे जो गवर्नर है वो इशू नहीं कर सकता ऑर्डिनेंसेस जब तक वो प्रायर इंस्ट्रक्शंस ना ले लें हमारे प्रेसिडेंट से. तो बेसिकली ये हमारे मोटा जो है लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो गवर्नर ऑर्डिनेंसेस कर सकता है. पहली कंडीशन क्या है कि हाउसेस, एंड दूसरी क्या है अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो. उसके अलावा उसको ले डाउन करना पड़ेगा, है ना, 6 वीक के अंदर, वरना वो एग्जिस्ट करना. एंड गवर्नर को नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ मैटर्स में. ना कुछ इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर के लिए. देखिए, लेजिस्लेचर अगर सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंसेस तभी इशू हो सकते हैं जब या वन या दूसरा हाउस जो है स्टेट का वो बैठता नहीं है. इमीडिएट नेसेसरी मतलब बहुत ज़्यादा कोई रियल एंड इमीडिएट ज़रूरत है अर्जेंट एक्शन लेने की. गवर्नर मस्ट बी सब्जेक्टिवली सेटिस्फाइड. ध्यान रखने वाली बात है वो सब्जेक्टिव, मतलब मैं सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो उस सेटिस्फेक्शन इज जस्टिसेबल इन द केस ऑफ मिसयूज. मतलब इस पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. एड एंड जस्टिस, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर चाहे तो खुद से नहीं कर सकता, उसको एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही करना पड़ता है. गवर्नर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट नॉट इन पर्सनल डिस्क्रिप्शन. पर्सनल डिस्क्रिप्शन अपनी मनमर्जी नहीं होती है. कंसिस्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट हो. ऐसा ना कि ऑर्डिनेंसेस वॉयलेट करें फंडामेंटल राइट को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर किसी और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को. एंड मस्ट बी लेट बिफोर लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर से पहले आपको रखना ही पड़ेगा 6 वीक जैसे वो रिसेंबल होता है, और उनसे इनको अप्रूव कराना पड़ता है. जहाँ पे लेजिस्लेचर चाहे तो अप्रूव भी कर सकती है, वैसे मॉडिफाई या रिजेक्ट भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ना. नेचर एंड स्कोप क्या होता है हमारी इस पावर का? देखिए, लेजिस्लेटिव पावर ऑर्डिनेंसेस का सेम फोर्स एंड इफेक्ट होता है जैसे कि एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. जैसे कि अगर बिल पास होता है लेजिस्लेचर तो सेम ही. टेम्प्रेरी नेचर होता है, ये अपने आप में ही एग्जिस्ट होना बंद हो जाएगा आफ्टर 6 वीक्स ऑफ लेजिस्लेचर रीअसेंबली अगर इसको अप्रूव नहीं किया जाता है तो. डेलीगेटेड अथॉरिटी एक तरीके से इमरजेंसी पावर है ना, एक पैरेलल लॉ मेकिंग सिस्टम नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जुडिशियल लिमिटेशंस क्या है? जुडिशियल लिमिटेशंस में आपको जो याद रखना है दैट इज द DC वाधवा केस. ठीक है, इसको लिख लो, DC वाधवा केस. DC वाधवा केस, DC वाधवा केस जो कि कहता है कि रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस का मतलब क्या है कि बार बार ऑर्डिनेंसेस को निकालना विदाउट प्लेसिंग बिफोर लेजिस्लेचर इज अनकॉन्स्टिट्यूशन. क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करती है, उसको निकाल देती है ऑर्डिनेंसेस को, फिर सेशन लाती है, कुछ उसके बारे में डिस्कशन नहीं करती, वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से उसको निकाल देती है. तो इससे क्या हो रहा है, विदाउट प्लीजिंग वो एक तरीके से क्या है अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. तो DC वाधवा केस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमारे ऑर्डिनेंसेस से रिगार्डिंग आ जाए. और कहता है कि इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सबवर्जन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. एक तरीके से फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ.
कृष्ण कुमार सिंह केस में भी ये बोला गया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट लेजिस्लेटिव। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मतलब ये नहीं कि आपके पास लॉ मेकिंग पावर आ गई, बट एक तरीके से कंडीशनल है और एक काफ़ी लिमिटेड है, और रीप्रomulgation बार बार उसको रीप्रomulgate करना अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑर्डिनेंस लैप्सेस ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 वीक्स अगर वो अप्रूव नहीं होंगे। राइट्स क्रिएटेड अंडर अ लैप्स्ड ऑर्डिनेंसेज ऑल्सो लैप्स अनलेस प्रोटेक्टेड बाय द लॉज। ठीक है, तो मतलब दो याद रख लेना, कृष्ण कुमार सिंह एंड डीसी वाधवा दोनों ने ही बोला कि रीप्रomulgation गलत है, नहीं करना चाहिए, और एक लिमिट के अंदर ही आप इसको रह के करो, एक पैरेलल मत बना दो उसको। ठीक है, बाकी भी केसेस हैं जिसको हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। देखिए, ऑर्डिनेंसेस कैन नॉट बी इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन है कि आप ऑर्डिनेंसेस को अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स में, है ना। ऑर्डिनेंस मस्ट कंप्लाई विद फंडामेंटल राइट। साथ में ऐसे ऑर्डिनेंसेस नहीं होने चाहिए जो फंडामेंटल राइट को ही अगेंस्ट जाए, एंड साथ में ओवरराइड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट की लॉ को इन सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट इफ़ रिप्रेगेंसी एग्जिस्ट। मतलब क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी कोई लॉ बना रखा है, ठीक है, एंड ऑर्डिनेंस लिया है कोई भी गवर्नर ऑफ द स्टेट और वो उसके अगेंस्ट हो, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, एंड इट कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली। साथ में इंडेफिनेटली नहीं हो सकता है, उसको आपको लेजिस्लेचर से अप्रूव कराना ही पड़ता है, तो इस तरीके से। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस हैं। नाउ ड्यूरेशन या सीजिंग देख लें, तो ऑर्डिनेंस आपको पता है रिमेन रहता है वैलिड एंटायर पीरियड द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, जब तक वो सेशन में नहीं है, प्लस 6 वीक्स आफ्टर इट रीअसेंबली, और 6 वीक आफ्टर इट्स रीअसेंबली। इट कैन सीज अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर, ये उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है अगर लेजिस्लेचर खुद से डिसप्रूव कर दे इसको, या फिर कोई और लॉ ला दे जो उसको रिप्लेस कर रहा हो। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए इसकी ज़रूरत भी है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल भी है। देखिए, गवर्नेंस कॉन्टिन्यूटी रहती है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है तब भी अगर कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट अगर हमें लेना है एक्शन तो हम ले सकते हैं, तो गवर्नेंस कंटिन्यू रह रही है। एक हम क्विक लेजिस्लेटिव एक्शन ले पा रहे हैं इमरजेंसीज या फिर अनफॉर्सीन सिचुएशंस में। प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस इन अर्जेंट केसेस, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस नहीं हो रहा है, तो गवर्नेंस की कंटिन्यूटी हो रही है, क्विक लेजिस्लेटिव एक्शन ले पा रहे हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस नहीं हो रहा, तो इसके कुछ पॉजिटिव रोल भी हैं, मिसयूजेस भी हैं। देखिए, बार बार रीप्रomulgation होना ऑर्डिनेंसेस का अपने आप में मिसयूज ही तो है। जब गवर्नमेंट रीइशू करती है ऑर्डिनेंस को अगेन एंड अगेन टू बाईपास द लेजिस्लेचर, तो एक तरीके से लेजिस्लेचर को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, एग्जीक्यूटिव को अपने आप को लेजिस्लेचर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है, वॉयलेट कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को। ठीक है, पॉलिटिकल मिसयूज ऑफन यूज टू अवॉइड लेजिस्लेटिव डिबेट और पास कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज, और जनरली ये इसको यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल मिसयूज़ के लिए, सो दैट जो लेजिस्लेटिव डिबेट, अगर लेजिस्लेचर में जाते तो डिबेट होती है, क्वेश्चन उठते, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। वीक अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेचर ऑफन डज नॉट एग्जामाइन द ऑर्डिनेंसेस प्रॉपर्ली। बहुत बार जो लेजिस्लेचर है वो प्रॉपर्ली ऑर्डिनेंसेस को नहीं इतना एग्जामाइन करती है, तो ये भी अपने आप में क्या है, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है। तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है। ठीक है, अब जुडिशियल क्या बोल रही है, कोर्ट्स चाहे तो रिव्यू कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि रिव्यू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर, है ना, मतलब वो ये देख सकता है कि अगर आप ये ऑर्डिनेंस लेके आए हो तो क्या ज़रूरत भी थी, सच में से सर्कमस्टेंसेस थे कि नहीं थे, जुडिशियल रिव्यू करके। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है कि कोई भी मेलाफाइड इंटेंट ना हो, गलत इरादों से कोई आर्बिटरी या कलरेबल एक्साइज ना हो पावर का, पावर को गलत मिसयूज़ ना किया जाए, एंड रिस्पेक्ट की जाए लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की। ठीक है, ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। बिहार में से जो गवर्नमेंट है उसने कीप रीप्रomulgating हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनेंसेस फॉर ईयर्स, देख सकते हो, बाईपासिंग द लेजिस्लेचर, बाईपास करके हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनेंसेस को वो लेके आए, तो बिहार का सबसे तगड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट टू, और इसकी वजह से डीसी वाधवा केस होता है, एंड फिर कृष्ण कुमार केस भी होता है। तो इनको याद रख लेना कि कोई भी एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे पेपर में एग्जाम्पल नहीं लिख के आते हो ना, एक क्वेश्चन के साथ आपको 1 से 2 रियलिस्टिक एग्जाम्पल लिखने ही पड़ेंगे। तो अगर ऑर्डिनेंसेस पे आ जाए तो 2 किसी से, कौन से, डीसी वाधवा, ठीक है, एंड साथ में कृष्ण कुमार सिंह केस। ठीक है, एंड साथ में बिहार का हम एग्जाम्पल लेंगे कि बिहार में कितना ज़्यादा इसका मिसयूज हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ऑर्डिनेंसेस आते रहे। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनेंसेस ईयर्स तक, सॉरी। नाउ अनदर थीम इज़ अ रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्पीकर के केस में भी, पर थोड़ा बहुत ठीक है देख लेते हैं। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते कौन है। देखिए, जो स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। भी हम स्टेट की बात करें ना, स्टेट लेजिस्लेचर, ये बेसिकली गार्डन्स होते हैं डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम की, है ना। ये एक दूसरे की इज्जत भी बचा रहे हैं, डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे हैं, डेकोरम भी मेंटेन कर रहे हैं हाउस का। इनका जो रोल होता है वो नॉन पार्टीसन होता है। नॉन पार्टीसन का मतलब है किसी पार्टी के साथ एलाई होकर नहीं करना है, किसी पार्टी को फेवर नहीं करना होता है, एंड काफ़ी क्रूशल है अगर आपको फेयर लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स करनी है। फेयर लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग अपने आप में एक अच्छा कीवर्ड है। इलेक्शन एंड टेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो इनका इलेक्शन कैसे होता है आपको पता है। मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस होल्ड ऑफिस
मतलब मेंबर्स में से ही उनका इलेक्शन होता है और ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक हाउस डिसॉल्व नहीं होता। ये रिज़ाइन या रिमूव भी किए जा सकते हैं बाय रेजोल्यूशन। ऑलरेडी हम इन चीज़ों के बारे में प्रीलिम्स में पढ़ के आए हैं। कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल अ न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्टेड, और जब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट नहीं होता है। तो इनकी मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। इनका काम क्या होता है? सबसे पहला है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना, इंश्योर करना कि स्मूथ कंडक्ट, चीज़ें स्मूथली हों, डेकोरम मेंटेन रहे, कोई डिसऑर्डरली बिहेवियर ना रहे। इनके पास अथॉरिटी भी होती है, चाहे तो सस्पेंड एक्सपेल कर सकते हैं मेंबर्स को अगर उनको गलत करते हैं, बदतमीजी करते हैं किसी के साथ। डिसाइड ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज ड्यूरिंग द डिबेट्स। कंट्रोल टाइम एलोकेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिस्कशन, साथ में किस मैटर को कितना ऑर्डर ऑफ टाइम देना है, कितना डिस्कशन करना है, ये भी ये डिसाइड करते हैं। इंश्योरिंग इम्पार्शलिटी, इनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स आफ्टर इलेक्शन, की अब वो एज अ स्पीकर हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट हो चुके हैं तो वो राइज करें ओवर द पार्टी पॉलिटिक्स। इसका मतलब है ऊपर उठ के पार्टी की पॉलिटिक्स को छोड़े और अब न्यूट्रल होकर काम करें, इम्पार्शियल होकर काम करें, न्यूट्रल एंड फेयर तरीके से काम करें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, सारी पार्टीज़ को, सारे मेंबर्स को, कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाए, है ना। तभी तो वो एक रियल डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी विद इन द पार्लियामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो कि कब आएगी? जब आप सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल तरीका, इक्वल मौका दोगे बोलने का। डिसाइड ऑन प्रोसीजरल इशूज़ विदाउट पॉलिटिकल बाइसेस, डिसाइड ऑन प्रोसीजरल इशूज़ विदाउट पॉलिटिकल बाइस। आप डिसाइड कर सको किस चीज़ पे? प्रोसीजरल इशूज़ पे, जो प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ रहा है, और किसी पॉलिटिकल बाइस की बिना। साथ में फैसिलिटेट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जैसे कि फ्री स्पीच को अपहोल्ड करते, इक्वलिटी, फेयरनेस को इंश्योर करते, जो मेजोरिटी रूल है वो माइनॉरिटी की राइट्स भी प्रोटेक्ट रहें, है ना। जो मेजोरिटी पार्टी होती है और हमारी माइनॉरिटी पार्टी होती है। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, स्ट्रक्चर डिबेट वगैरह की तरफ। फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनकरेज कमेटी सिस्टम एंड क्वेश्चन आर फॉर डीपर ओवरसाइट। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कहें तो प्रोसीजरल फंक्शंस क्या हैं? ये डिसाइड करते हैं एजेंडा एंड शेड्यूल ऑफ द हाउस को। सर्टिफाइज वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। फाइनल अथॉरिटी असेंबली की ही पास होती है। रेफर करते हैं बिल एंड मैटर्स को कमिटीज़ के पास एंड ऑथराइज करते हैं एडमिशन, मतलब ये देखते हैं कि किस क्वेश्चन को लेना है, किसको नहीं लेना है, किस मोशन को लेना है, किसको नहीं, किस पे वोटिंग करानी, किस पे नहीं। सॉरी। तो ये सब कुछ भी देखते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं हाउस को सारे ऑफिशियल एंड सेरेमोनियल फंक्शंस में भी। अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक नॉर्म, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक सिंबल है ट्रस्ट का, न्यूट्रलिटी का, जिससे कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाया जाए टू द लेजिस्लेचर, माइनॉरिटी की वॉइस को हर्ड एंड रिस्पेक्ट किया जाए एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी फॉलो हो। एक तरीके से गार्डन है हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इनसाइड द हाउस, उस हाउस के अंदर। तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा तो वैसे भी नहीं लिखना आएगा, बट इतना तो आपको पता है कि क्या क्या करते हैं, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट पे अगर दिमाग में आ रहे बहुत है ना। चैलेंजेस क्या है? देखिए, सबसे पहला है पार्टीशन कंडक्ट। ऐसा काफ़ी एग्जाम लगा जाता है, जो स्पीकर्स हैं वो ऑफन फेवर करते हैं अपनी खुद की रूलिंग पार्टी को। एंटी डिफेक्शन डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल, साथ में ऐसा भी देखा गया है कि जो एंटी डिफेक्शन डिसीजन से लेते हैं अंडर द 10th शेड्यूल, ये भी काफ़ी पॉलिटिलाइज्ड होते हैं, पॉलिटिसाइज्ड होते हैं, ऑफन पॉलिटिसाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो उनके फेवर में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस मेक मेंटेनिंग ऑर्डर डिफिकल्ट, साथ में फ्रीक्वेंटली वो डिस्टर्ब करते हैं, बोलने नहीं देते हैं। बोलने के लिए जैसे कि फेयरनेस चाहिए थी ना, सबको बोलने का मौका, तो वो बोलने का मौका नहीं देंगे, या फिर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कराना है जो कि उनकी पार्टी के अगेंस्ट है तो उसको नहीं कराने देंगे। तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी, साथ में ऑटोनॉमी भी नहीं, उनको जवाब दे ही नहीं, किसको देंगे जवाब। तो हैवी इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे रहता है एग्जीक्यूटिव का। साथ में देखो, अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इतनी सारी पावर दे दी, लेकिन क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब देखोगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी तो किसी को फिक्स ही नहीं करी है। डिक्लाइन ऑफ डिबेट कल्चर, साथ में हमारे पार्लियामेंट, आपको पता है डिबेट कल्चर कैसा हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, एंड एक्सेसिव यूज़ हो रहा है ऑर्डिनेंसेस का, जो कि कहीं ना कहीं बाईपास कर रहा है लेजिस्लेटिव डिस्कशंस को। तो ये सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ना जुडिशियल स्क्रूटनी क्या है? देखिए, किहोतो होलावान केस हुआ, जिसने बोला कि जो स्पीकर का डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल वो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू है। तो 10th शेड्यूल पे कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे कोई क्वेश्चन आए, इस केस को याद रख लो, किहोतो होलाहान। किहोतो होलाहान में क्या बोला कि जो भी स्पीकर का डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल वो हमारा जुडिशियल रिव्यूज़ पे होगा एंड इज़ नॉट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड और कोई केस है क्या? नबम रेबिया, स्पीकर कैन नॉट एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस व्हेन अ मोशन ऑफ हिज ओन रिमूवल इज पेंडिंग, रीइंफोर्स नीड फॉर न्यूट्रलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोप्राइटी। ओके, इसको भी लिख सकते हैं कि नेबाब रेबिया, ये थोड़ा सा नया है, नबाम रेबिया, नेबाम रेबिया ने बोला
इस केस में क्या बोला कि कैन नॉट एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पटिशंस व्हेन अ मोशन फॉर हिज रिमूवल इज पेंडिंग। मतलब देखो वोट 10 शेड्यूल के अंडर क्या कर रहा है, एमपीज एमएलएज को क्या करता है, डिस्क्वालीफाई करता है। उसके खुद के ही खिलाफ अगर रेजोल्यूशन रिमूवल का जो मोशन है वो पेंडिंग है तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और न्यूट्रलिटी की बात करें कि ज़्यादा न्यूट्रल होकर उसको काम करना चाहिए। ठीक है, तो 2 केसेस को लिखना है कि इस पर जुडिशियल रिव्यू लगेगा 10 शेड्यूल से रिगार्डिंग नवम लीबिया। 2 केसेस बहुत है ना, मोर देन नाउ इंश्योरिंग इम्पार्शलिटी। अब क्या हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं सो दैट ज़्यादा इम्पार्शियल। देखो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग एंड एंटी डिफेक्शन केसेस इंस्टेड ऑफ स्पीकर। जो एंटी डिफेक्शन का ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि एंटी डिफेक्शन का जो इतनी बड़ी पावर दे रखी है उसको मिसयूज़ होता है, तो उसके लिए आप एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टू इंश्योर न्यूट्रलिटी। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, फिक्स टेन्योर होना चाहिए इनका जिससे कि आर्बिटरी रिमूवल ना हो पाए। एंड ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑन पार्लियामेंट्री एथिक्स। उनको ट्रेनिंग वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी इनकरेज करो पब्लिक विजिबिलिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बढ़े। अगर लोग चीज़ों को देखेंगे ना, समझो कि अगर मैं देखती हूँ कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो स्पीकर है उसको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रल होकर काम करना ही पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, है ना। अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नाउ क्या सिग्निफिकेंस है एक स्टेट लेजिस्लेचर। देखो स्टेट लेजिस्लेचर स्मॉलर एंड मोर पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं पार्लियामेंट से भी ज़्यादा। स्पीकर की जो न्यूट्रलिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्डर। इन सेवरल सर्चेस आप देखें महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ही टूट गई, अरुणाचल प्रदेश है, स्पीकर का रोल बिकम वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्पेशली जैसे कोलिजन वाली पॉलिटिक्स बन जाए तो वो किसकी सुने, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली ड्यूरिंग द कोलिजन पॉलिटिक्स, है ना। तभी तो वो न्यूट्रल होकर काम कर पाएगा, सबकी सुन पाएगा ज़्यादा। एक तो ना एक डेमोक्रेटिक वे में काम हो पाएगा जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि बेस है डेमोक्रेसी का, राइट। तो नेक्स्ट थीम इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। हम थीम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे लगता है कि कोई खास बहुत बड़ी बातें नहीं हैं इनमें, सिंपल से नोट्स हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोई बहुत ऐसी बातें नहीं है जो अलग से हमने सुनी है। 2-4 जो केसेस हैं, जो फैक्ट हैं जो आ रहे हैं, उनको आप थोड़ा फिर भी पॉज करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार देखोगे, बोलोगे, लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो भी फिट हो जाएंगे, तो इट्स नॉट दैट टफ। अब बात करते हैं हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। विधान परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑलरेडी हम पढ़ के आए फिल्म्स के नोट्स में। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी प्रोवाइड होते हैं अंडर द किस पार्ट में, हमारे पार्ट 6 में 168 से 212 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बनाती हैं इन बाइकर्मल सेटअप में। आर्टिकल 169 हमारी पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो चाहे तो क्रिएट एबॉलिश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है। जो प्रोसेस है इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। रेजोल्यूशन पास बाय द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन आती है जिसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है। एंड द रेजोल्यूशन मस्ट बी अप्रूव बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी आपको पता है ना क्या होती है, तो वही बता रखा है, टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। आफ्टर दिस जो पार्लियामेंट है मे बाय लॉ क्रिएट और अबॉलिश कर देती है हमारे काउंसिल को, या फिर तो बना देती है या फिर खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट मे बाय लॉ, मे मतलब मर्जी है पार्लियामेंट की। ये सिंपल आपको क्रिएशन पता होनी चाहिए। नाउ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, किन किन स्टेट्स के पास हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। देखिए एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। सेवरल अदर स्टेट, बहुत सारे और भी स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान, असम है, वेस्ट बंगाल है, जो कि प्रपोज करते रहते हैं क्रिएशन के बारे में, बट पार्लियामेंट ने अभी तक उनको अप्रूव नहीं किया है। आंध्र प्रदेश के पास जो काउंसिल था हैज़ बीन बोथ एबोलिशन has been seen both abolition and revival showing political flexibility। आंध्र प्रदेश में तो एक बार ऐसा हुआ था, वहाँ पे काउंसिल पहले था, फिर उसको हटा दिया, फिर उसके बाद दोबारा से इसका रिवाइवल करा दिया। तो ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन स्टेट डिमांड कर रहे हैं आज के टाइम पे, किस किस स्टेट के पास है। ठीक है, नाउ कंपोजिशन दैट इज आर्टिकल 170। मेंबर्स इसमें कौन कौन होते हैं, देखिए जनरली इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एंड नॉमिनेट होते हैं। जो काउंसिल है ये रिप्रेजेंट करती है स्पेशल इंटरेस्ट जैसे कि टीचर्स, ग्रेजुएट्स, लोकल बॉडीज़ की। जो 1/3 मेंबर्स हैं इनको कौन इलेक्ट करता है, एमएलएज ही इलेक्ट करते हैं। 1/3 जो लोग होते हैं इनको हम लोकल बॉडीज़ के थ्रू इलेक्ट कराते हैं। जो 1/12 होते हैं इनको हमारी टीचर्स इलेक्ट करती है जिनके पास एटलीस्ट 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड जो 1/12 है वो इलेक्ट हमारी ग्रेजुएट्स करते हैं फॉर एटलीस्ट 3 years ऑफ स्टैंडिंग। नाउ जो 1/6 उसके अलावा जो बचाते हैं उनकी नॉमिनेशन गवर्नर करता है ऑन द बेसिस कि उनके अंदर लिटरेचर साइंस क्लास है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस से रिगार्डिंग अगर कोई एक्सपर्टाइज है तो उन लोगों को। इसमें पूरा नहीं दे रखा था, मैंने बता दिया। नाउ स्ट्रेंथ क्या होती है, देखिए जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी काउंसिल की वो एक्सीड नहीं कर सकती 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इसमें 40 होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल जैसे यूपी है तो वहाँ पे 403 असेंबली मेम्बर्स हैं, तो उसमें मैक्सिमम 134 मेम्बर्स काउंसिल में है। बात करूँ टेन्योर की
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है एंड कैन नॉट भी, आप इसको डिजोल्व नहीं कर सकते हो। जैसे ही हमारा राज्यसभा होती है, इसके भी 1/3 जो मेंबर है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसका मतलब है हर एक मेंबर एक तरीके से 6 साल का टर्म होता है, सिमिलर टू द राज्यसभा एट द नेशनल लेवल। पावर्स एंड फंक्शंस की बात की जाए तो लेजिस्लेचर जो पावर्स है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है एंड डिस्कस कर सकती है ऑर्डिनरी बिल्स को, बेसिक सी चीज़ें एक्सेप्ट मनी बिल्स के अलावा। ये डिले कर सकती है किसी भी ऑर्डिनरी बिल को फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 मंथ्स बट नॉट रिजेक्टेड। आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जो हमारी एब्सोल्यूट जो पावर है, एब्सोल्यूट पावर ऑफ लॉ मेकिंग है, वो हमारे किसके पास होती है, दैट इज ऑफ द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी काउंसिल है वो डिले कर सकती है उसको मैक्सिमम 4 मंथ के लिए। असेंबली का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर कहीं भी डिसएग्रीमेंट होता है तो कैन नॉट इंट्रोड्यूस और अमेंड द मनी बिल, अमेंड या फिर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है मनी बिल को। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल पे विद इन द 14 डेज, है ना, जो कि असेंबली चाहे तो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे। साथ में इसका डिलिबरेटिव है, फिर कुछ एडवाइजरी रोल भी होता है। ये इसको हम रिवाइजिंग चैम्बर कह रहे हैं। मतलब क्या है, बेसिकली डिटेल स्क्रूटनी करे लेजिस्लेशन की। जो ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के थ्रू एक बिल पास हो गया है उसकी डिटेल स्क्रूटनी करती हैं और अच्छे से, साथ में एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कराती है एंड अवॉइड करती है कोई भी इल कंसिडर्ड लॉज, कोई गलत लॉ ना बन जाए, उस चीज़ को भी अवॉइड करने में हेल्प कराती है। ये एक तरीके से फॉरम है फॉर एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल वॉइसेस का गवर्नेंस में, है ना, क्योंकि इसमें आप एक्सपर्ट लोगों को, है ना, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास अपना खुद का दिमाग है, उन लोगों को, ना कि जस्ट अ पॉलिटिकल पीपल्स को हम यहाँ पे नहीं लेके आ रहे हैं ना। अकाउंटेबिलिटी फंक्शंस, मेंबर्स कैन होल्ड द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रहे हैं बिकॉज ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस के थ्रू। डिस्कशंस एंड रेजोल्यूशंस कैन ड्रॉ अटेंशन टू पब्लिक इशूज़ एंड गवर्नमेंट लैप्सेस, जो भी गवर्नमेंट की कमियाँ हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल तो जो रोल है वो व्यापार है, जो है वो हमारा लिमिटेड है स्टेट की बजटिंग या फाइनेंसेस में, बिकॉज ये सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं और चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं ना। फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस या यूटिलिटी क्या है, देखिए एक तरीके से चेक एंड बैलेंस तो बना ही रही है लॉ मेकिंग पावर में, डिबेट करके, डिस्कशंस करके, क्वेश्चंस पूछ के। एक कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है बिकॉज ये रिजोल्यूशन नहीं होता है इनका। और एक एक्सपर्टाइज भी ऐड करती हैं अपना वेरियस प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, बिकॉज बहुत सारे जो लोग हैं उनका अलग एक्सपर्टाइज रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तभी वो यहाँ पे आ पाए। एनहेंसेस द डेलिब्रेटिव, जो क्वालिटी है लेजिस्लेशन की उसको भी बढ़ाती हैं। अलाउ करती है रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बॉर्डनिंग द पार्टिसिपेशन। साथ में माइनॉरिटीज़ जो है, टीचर्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो ब्रॉडन करे पार्टिसिपेशन, तो उस चीज़ को भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है ना। क्रिटिसिज्म क्या है, कंसीडर्ड एक तरीके से बर्डन है ये हमारी किस पे, एक्सक्वेकर विद लिमिटेड पावर्स। दीज आर कंसिडर्ड एज अ बर्डन ऑन द एक्सक्वेकर विद लिमिटेड पावर्स, ठीक है। ऑफन यूज फॉर पॉलिटिकल रिहेबिलिशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है ऑफ डिफीटेड और रिटायर्ड लीडर्स। हैज़ वीक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बिकॉज मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लेक्स इफेक्टिव पावर्स स्पेशली ओवर मनी बिल्स के ऊपर इनका कोई भी पावर नहीं होता है, इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। समटाइम्स डुप्लीकेट द वर्क, बहुत बार जो है पावर जो है डुप्लीकेट भी हो जाता है, ठीक है, असेंबली का, जिससे कि एफिशिएंसी कम होती है एंड कैन बी मिसयूज, या फिर डिले करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जो कि लेजिस्लेशन पास पे था लेजिस्लेचर है, ठीक है, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिहेबिलिशन मतलब जो भी लोग जिनको इच्छा थी भैया उनको एमएलए बनना है, एमएलए नहीं बन पाए तो एमएलसी बना दो, तो इट्स लाइक दैट। वीक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है बिकॉज मेंबर्स इंडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, ठीक है, और इफेक्टिव पावर नहीं है, जैसे उनके पावर आपको पता है कमी दी गई होती है, और काम को भी डिप्लीकेट करते हैं और मिसयूज़ करने के लिए भी इनका यूज़ किया जा सकता है ना। रोल क्या है, फिर भी इनका कोई ना कुछ काम तो है, एक तरीके से स्पेस तो दे रही है, इन्फॉर्म डिबेट हो रही है, थॉटफुल डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, और एक चेक ऑन हो रहा है कि कोई हैस्टी या फिर अनलॉफुल या फिर इलीगल या फिर जल्दबाजी में कोई लॉ ना बन जाए। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है रिव्यू का लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के लिए। कॉन्टर्निंग बॉडी भी है जो कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी दे रही है एंड पार्टिसिपेशन करा रही है प्रोफेशनल्स का भी लॉ मेकिंग में, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी, ठीक है ना। वर्किंग एंड करंट स्टेटस देखें तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है लार्जेस्ट एंड एक्टिव अभी के टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बिहार के पास हिस्टोरिकली सबसे पुरानी ओल्ड काउंसिल, इसके पास सबसे बड़ी, इसके पास सबसे पुरानी है। महाराष्ट्र अपनी प्रोडक्टिव डिबेट्स के लिए एंड डिस्कशंस के लिए काफ़ी जानी जाती है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड कर्नाटका भी काफ़ी एक्टिव है, ऑफन डिबेट करती है अपनी नेसेसिटी के ऊपर। एंड जो तेलंगाना है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई आफ्टर द स्टेट की फॉर्मेशन जब हुआ था उसके बाद। एंड आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो प्रपोजल फॉर अब्लिशन सेंट टू पार्लियामेंट इन इतना हाईलाइटिंग पॉलिटिकल टेंशन, इसको अबॉलिश करने की बात की गई थी बट अभी तक हुई तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन को बता दें तो बेसिक करंट स्टेटस में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट एंड सबसे एक्टिव है आज के टाइम पे, बिहार सबसे पुरानी है, महाराष्ट्र भी काफ़ी एक्टिव है अपनी डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए, कर्नाटका भी ऑफन डिबेट करती है, वो भी एक्टिव है। वहीं पे तेलंगाना जो है आपको पता है उसको बाद में फॉर्म किया, आंध्र प्रदेश को तो बात कर रहे हैं कि इसको अबॉलिश करा देनी चाहिए
ना जुडिशियल परस्पेक्टिव, देखिए आर्टिकल जो 169 है वो क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ द काउंसिल्स की बात कर रहा है, और लेजिस्लेटिव डिस्क्रिशन जो कि एक तरीके से डिस्क्रिशन है, नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोई जरूरी नहीं है ना, तो इस पर कोई खास जुडिशियल रिव्यू तो क्यों ही होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैव एम्फेसाइज दैट सच प्रोवाइड्स प्रोविजंस इंश्योर फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि देखिए ये जो एक मर्जी है काउंसिल को बनाने की या फिर बिगाड़ने की, ये अपने आप में एक फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है, स्टेट की ऑटोनॉमी को भी दिखाती है। कंपैरिजन करें इसका लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, आपको पता है असेंबली तो डायरेक्टली इलेक्ट है, वहीं पे जो काउंसिल है डायरेक्टली इलेक्ट है। असेंबली के पास प्राइमरी लॉ मेकिंग पावर है, आपको पता ही है लॉ बनाने के लिए जो पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो ज़्यादा है, काउंसिल के पास वहीं पे एडवाइजरी सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने वाली पावर है। असेंबली को आप डिसॉल्व कर सकते हो, काउंसिल परमानेंट होती है, असेंबली ही ज़्यादा फाइनेंस को एंड एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करती है, वहीं पे काउंसिल इतने अच्छे से नहीं कर सकती है ना। असेंबली रिप्रेजेंट पीपल को डायरेक्टली, वहीं पे जो काउंसिल है वो स्पेशल इंटरेस्ट को या कहें तो एक्सपर्टाइज को ज़्यादा अच्छी तरीके से करती है रिप्रेजेंट। रिफॉर्म्स की बात करें तो आप एक क्लियर क्राइटेरिया इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कब क्रिएशन होगा, जैसे कि कोई पॉलिटिकल मिसयूज़ ना हो उस चीज़ का, तो और उसका एक जो एग्जैक्टली जो जिसके लिए हम इसको लेके आए थे जो पर्पस है वो फुलफिल हो, नॉट अ एंड टू प्रिवेंट द पॉलिटिकल मिसयूज़। इंश्योर नॉमिनेशंस मेरिट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल ना हो, और जो होता है ना पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ ना हो। पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब है किसी को एमएलए बनना था, बन नहीं पाया तो उसको एमएलसी बना दो, इट्स लाइक दैट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथन कमिटी सिस्टम्स फॉर डिटेल लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, स्ट्रेंथन करो और ज़्यादा मजबूत करो कम्युनिटी सिस्टम्स को, जिससे कि और ज़्यादा डिटेल लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हो। ग्रेटर पावर्स भी आप इनको दो, थोड़ा सा और ज़्यादा पावर दो, है ना, बिल्कुल ही पावर नहीं दे दी इनको, तो बिल्कुल ही पावर नहीं है, ठीक है। पीरियडिकली रिव्यू देयर परफॉर्मेंस टू एक्सेस द यूटिलिटी, साथ में देखते रहो कि कोई अगर जैसे 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट के पास अगर कोई काम ही नहीं कर रही है एक स्टेट की, तो उसको फिर फ़ायदा तो है नहीं, पैसा ही तो वेस्ट हो रहा है, उसको फिर मत ही उसका वो कर दो, है ना। एग्जाम्पल्स के लिए आंध्र प्रदेश में अभी मूव टू एबॉलिश के लिए आ गया था, वेस्ट बंगाल तो बोलती रहती है क्रिएशन कर दो, है ना, एंड कर्नाटका में डिबेट होती रहती है कि एबॉलिशन करना नहीं चाहिए, तो इस तरीके से बेसिक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं बट आई डोंट नॉट थिंक इतना सब कुछ कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, एंड ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 80% तक चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जो ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स से चीज़ों को पढ़ चुके हैं, बट बिकॉज हम थीम्स को कवर कर रहे हैं दैट इज़ वाई वी आर डूइंग इट। बाकी यही मैं बार बार बोलूँगी कि बार बार आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स को देखना है, देखने से चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आती हैं, और जितना बार देखोगे एंड रिकॉल करोगे ना, रिकॉल करोगे सो उतना ही ईजी हो जाएगा चीज़ों को पेपर में उतारना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट थीम इज सेंटर स्टेट रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कंटेक्स्ट में बिकॉज काफ़ी 2 से 3 बार कुछ क्वेश्चन आए हैं दिल्ली से रिगार्डिंग, और काफ़ी डिबेट्स में इशूज़ चलते ही रहते हैं, आपको पता है। अभी तो खैर नहीं चलेंगे क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है। रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड देखिए, आपको पता है एनसीटी या फिर तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है अंडर द आर्टिकल 239A जो कि बोलती है कि यहाँ पे एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होगी एंड एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसको हेड करेगा चीफ मिनिस्टर, एंड साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कहें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे प्रेसिडेंट का। अब दिल्ली जो है हमारा एक फुल फ्लेज स्टेट तो है नहीं, बल्कि यूनियन टेरिटरी है जिसके पास बस लेजिस्लेचर है। जो पार्लियामेंट है इसके पास ओवरराइडिंग पावर है टू मेक लॉज फॉर दिल्ली ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। इवन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लिस्ट पे सब्जेक्ट पे बना सकती है लॉ, एंड फिर उसके जो दिल्ली की लेजिस्लेचर असेंबली उसको ओवरराइड कर सकती है, ओवरराइडिंग पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास। नाउ जो 239A है ये डिवीजन करता है, ये कहता है जो स्टेट दिल्ली की असेंबली है वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट पे, एक्सेप्शंस क्या है, PPL दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड के अलावा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक तरीके से एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करे, एक्सेप्ट इन मैटर्स जहाँ पे उसको अपनी डिस्क्रिप्शन से काम करना है। अब ये भी नहीं पता कौन से मैटर्स, अपनी मर्जी से वो डिसाइड करता है कि यहाँ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं है। In case of disagreement between the lieutenant governor and the council, the matter can be referred to the president whose decision is final. उसके अलावा ये बोला गया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अगर काउंसिल के बीच में अगर कोई ऐसा होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है कि भाई ये तो मेरी डिस्क्रिप्शन है, काउंसिल कहता है कि नहीं हमारे अंडर है कि काम करना हमारे अंडर है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, तो कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कहाँ पे जाएगा वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट। दस दिल्लीज मॉडल क्रिएट अ हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो कैसा स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूनियन का कंट्रोल भी है, थोड़ा सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी दी गई है। नाउ नेचर कैसा है पॉलिटिकल टसल का, मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक, तो उसका नेचर समझते हैं। जो टसल है वो मेनली कंसर्न है एक्सटेंट ऑफ एलजीज डिस्क्रिशनरी पावर वर्सेस द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमी, ठीक है। तो जो टसल चलता रहता है वो यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कब है कब नहीं है खुद ही डिसाइड कर रहा है, तो जो कि गलत है अपने आप में।
वहीं पे इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें तो लोगों ने चूज़ करके भेजा है, हमारी चलनी चाहिए। फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जैसे कि पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज या फाइल्स, तो इन पे इनके जनरली जो है डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। ये जो इशू है रिफ्लेक्ट करता है लार्जर चैलेंज है फेडरल बैलेंस में बिटवीन द यूनियन अथॉरिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी इन स्पेशली यूनियन टेरिटरी के पर्पज से देखें तो यूनियन की अथॉरिटी देखो, यूनियन का तो वो इलाका ही है ना, यूनियन टेरिटरी नाम है, और साथ में स्टेट को ऑटोनॉमी देना, इन दोनों में एक क्या है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हम कुछ जजमेंट्स देख लेते हैं। देखिए 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है एंड वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स विद द असेंबली हैज लेजिस्लेटिव पावर। तो वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर और उसी की एक्ट एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन सारे मैटर्स पे जिसके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह देता है। साथ में कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉट अपने अकॉर्डिंग एक्टिव नहीं करेगा और रेफर एवरी इशू, और ना ही हर एक इशू को जाके प्रेसिडेंट तक रेफर करेगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट इज को एक्सटेंसिव विद इट्स लेजिस्लेटिव पावर। साथ में जिन चीज़ों में उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब उन्हीं चीज़ों में उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रही है। कोर्ट एम्फेसाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जजमेंट सॉट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन टू अथॉरिटीज, और वो कहते हैं कि दोनों के बीच में क्लियर बाउंड्रीज रखो और जो ये टकराव चल रहा है ये अच्छा नहीं है, इसको खत्म करो। उसके बाद दोबारा हमारी 2023 में एक और बेंच बैठता है जो कि दोबारा से रीअफर्म करता है, ठीक है, और कहता है दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है सर्विसेज के ऊपर, जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है ऑफिसर्स। एक्चुअली हुआ क्या था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कह दिया था कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन है कि मैं जो है पोस्टिंग वगैरह देखूंगा, तुम नहीं देखोगे, ठीक है। अब इसके चलते बेसिकली इशू बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का ही अधिकार है। ओनली पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी चीज़ें हमारी किसके अंडर आती हैं, दैट इज़ दिल्ली गवर्नमेंट। द जजमेंट हाईलाइट दैट द रियल पावर मस्ट लाई विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। वो कहते हैं कि अगर ये जजमेंट ये कहना चाहती थी कि अगर देखो जो रियल पावर है अगर वो उनके हाथों में रहेगी जो कि इलेक्ट होकर आए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है ना, वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाएगी, ठीक है। इट रीएनफोर्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरलिज्म, और यही बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, इन द प्राइमेसी ऑफ द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव इन डे टू डे गवर्नेंस। लेकिन सेंटर ने क्या रिस्पॉन्स करा आफ्टर द 2023 की जजमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू करा जिसने ओवरराइड करा इस डिसीजन को। उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उसने क्रिएट करा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, कि भाई देखो ये एक नेशनल कैपिटल की जो सिविल सर्विसेज की अथॉरिटी है, यही क्या करेगी, दैट इज़ जो भी सर्विस मैटर्स हैं, जो भी पोस्टिंग है ब्यूरोक्रेट्स की वगैरह, वो देखेगी। अब NCCSC ने लेजिस्लेटिव और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका फाइनेंस ये रखा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में, मतलब उसका हेड कौन रहेगा, LG रहेगा। एंड इसी की वजह से दोबारा न्यू राउंड ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, दोबारा से वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आया बिटवीन द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। द ऑर्डिनेंस वॉज लेटर रिप्लेस बाय द GNCTD अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद एक एक्ट आ जाता है जो कर्टेल कर लेता है इलेक्टेड कंट्रोल ओवर द सर्विसेज, मतलब उसके बाद एक एक्ट भी आ जाता है जो कि पास हो जाता है और वो कहता है कि येस इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है सर्विसेज के ऊपर। द मैटर हैज़ अगेन बीन चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट शोइंग द टसल कॉन्टिन्यूज। उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है जाता है, ठीक है। तो मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ इस मैटर के बारे में। तो मैटर यही है, देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली में हमारे असेंबली है, असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसको हम गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये हमारी असेंबली है। यहाँ पे एक हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि हमारे अंडर द प्रेसिडेंट काम करता है। अब क्या होता है, लेफ्टिनेंट ये क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट पे एंड काउंटी लिस्ट पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट द PPL। एंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो चाहे तो किसी भी मैटर को डिस्क्रिशनरी करके कि मेरे अंडर आता है अपनी काम कर सकता है, बाकी जो है ठीक है। अब हुआ क्या कि सर्विसेज को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जो सर्विसेज हैं उसके अंदर जो पोस्टिंग वगैरह है वो मेरे अंडर आती है। फिर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 ये अंदर नहीं आती है, ये हमारी असेंबली एंड गवर्नमेंट का ही मैटर है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट क्या ले आती है, ऑर्डिनेंस ले आती है। ऑर्डिनेंस के बाद फिर बाद में एक लॉ भी ले आती है जो कि कह देते हैं कि सुप्रीम दैट इज़ ये मैटर मतलब एक बॉडी क्रिएट कर देती है जिसमें से होता है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर का, एंड वही डिसाइड करेगा रिगार्डिंग द पोस्टिंग एंड द ट्रांसफर्स ऑफ दी सर्विसेज, मतलब ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली टसल है, दोबारा से फिर ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में चलता है। अपने आप में काफ़ी बड़ा टसल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है अगर कोई ऐसा टसल होता है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तो उस पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन पूछने के चांसेस UPSC के काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हमें सीखते हुए भी चलना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेडरलिज्म। कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है कि नीड है कॉर्पोरेटिव एंड बैलेंस रिलेशन बना के चलो यूनियन एंड स्टेट या UT की गवर्नमेंट के साथ।
सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी एज एन आर्बिट्रेटर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो कहता है जुडिशरी एक तरीके से क्या है, आर्बिटर बिटवीन है एक्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में, कि जुडिशरी क्या है एक तरीके से चीज़ों को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। अगर एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, रियल एग्जीक्यूटिव पावर शुड रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। साथ में ये भी कह रहा है कि देखिए जो भी पावर है, मैक्सिमम पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का मतलब क्या है कि बोथ साइड मस्ट एक्ट विद इन द स्पिरिट, मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के मोरल्स एंड कोर वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना ये सबसे प्राइमरी ड्यूटी है, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, तो मैंने बताया कि 2018 से 2023 तक जजमेंट्स ने यही क्लैरिफाई करा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मस्ट कुड नॉट एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, बट कुड नॉट एंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को तो बताया कि ये किसका काम है, लेकिन उससे जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म नहीं हुआ। सेंटर का जो ऑर्डिनेंस है, जो अमेंडमेंट है, इसने डाइल्यूट कर दिया इफेक्ट ऑफ 2023 की जजमेंट को। मतलब आपको पता है सेंटर तो ऑर्डिनेंस लिया है और उसके बाद उन्होंने एक एक्ट भी पास कर दिया। देयरफॉर व्हाइल द कोर्ट डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज इट कुड नॉट रिजॉल्व द पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो उसने कोर्ट ने कोशिश तो करी लेकिन वो फिर भी उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करा पाया। द इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन पे बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। मतलब अब इस चीज़ को रिजॉल्व कराना जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि लोग जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है ना, दिल्ली गवर्नमेंट है एंड जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने आप में कितना एक दूसरे का कितना कॉपरेशन रखना चाहते हैं, नॉट बेली जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। द जजमेंट्स हाउएवर स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड द रूल ऑफ लॉ इन गवर्नेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं जजमेंट से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो स्ट्रेंथन हुई। और अगर हम देखें तो दिल्ली का जो केस है वो डेमोस्ट्रेट करता है, टेंशन्स को दिखाता है, स्पेशली यूटी विद इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ। ये टेस्ट करता है लिमिट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन को इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट में। ये इशू रिफ्लेक्ट करता है कि ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की कि कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना। और ये भी हाईलाइट करता है कि इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल मेच्योरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको रिस्ट्रेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी को अपहोल्ड करना सबसे ऊपर है। एग्जाम्पल्स यू कैन यूज इज कुछ भी लिख दो यार। अभी कंटेम्प्रेरी देखें तो कॉन्टिन्यू टसल डिस्प्यूट जजमेंट शोज द जुडिशियल डिसीजंस अलोन कैन नॉट रिजॉल्व द पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द की। मतलब अगर जुडिशरी कुछ भी कहते रहे और फिर आगे से गवर्नमेंट कोई रूल ले आए तो इस तरीके से तो कभी भी जो एक टसल है, जो डिस्प्यूट है, ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए हमें ज़रूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द की। समझ आया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, इस लास्ट थीम को और हम करेंगे एंड उसके बाद वी आर डन विद इट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एंड जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स इन इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर को यूनियन एंड स्टेट के बीच में 7 शेड्यूल के थ्रू। आर्टिकल 245 ऑलरेडी पढ़ के आए, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बना सकते हैं अपने होल पार्ट और अपनी टेरिटरी के कुछ हिस्से पे। आर्टिकल 246 कहता है सब्जेक्ट्स डिवाइड करता है 3 लिस्ट में। यूनियन लिस्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग। स्टेट लिस्ट जैसे कि पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है। कॉन्ट्रोल लिस्ट में है हमारे एजुकेशन है, मैरिज है एंड क्रिमिनल लॉज है। रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी पावर्स सब्जेक्ट्स नॉट जो कि मेंशन नहीं किसी भी लिस्ट में, वो किसके अंदर लाई करते हैं, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है रिफ्लेक्ट करता है टिल्ट टुवार्ड सेंट्रलाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर? क्योंकि हमने रेजिडुअरी पावर किसको दी? पार्लियामेंट को दी। और कॉन्करेंट लिस्ट पे भी अगर चाहे तो किसका लॉ चलता है? पार्लियामेंट का ही चलता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मेकिंग इंडिया क्वासी फेडरल, एंड दैट इज वाई हम इंडिया को क्वासी फेडरल कहते हैं, राइट। अब कॉजेज क्या है इस लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट के? आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है कि भैया इस जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट पे स्पेसिफिकली ओवरलैप बिटवीन द एंटिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट है, लिस्ट है। एम्बिगुटी है सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन में, मतलब एम्बिगुटी मतलब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्लैरिफिकेशन इन द सेंस कि कुछ लोग कहते हैं कि ये इस सब्जेक्ट में आना चाहिए, कुछ कहते हैं ये सब्जेक्ट ये इस लिस्ट में आना चाहिए, इस लिस्ट में आना चाहिए। यूनियन स्टेट की पॉलिटिकल टेंशन चलती रहती है स्पेशली इन द कॉन्करेंट डोमेन्स में। आपको पता है रेजिडुअरी मैटर्स एंड जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो एक्सपेंड कर रहे हैं यूनियन की लेजिस्लेटिव रीच को, मतलब उनको ज़्यादा पावर कर रहे हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बिकम इसेंशियल टू मेंटेन द फेडरल बैलेंस। तो ज़रूरी क्या है कि हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का यूज़ करें, है ना। अब जुडिशरी का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से फाइनल इंटरप्रेटर, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको उसको कहते हैं कि इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, और समझाती है चीज़ों को। ये इंश्योर करती है कि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट की एंड जो स्टेट असेंबलीज की वो रिमेन रहे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। मतलब दोनों ही लॉ तो बनाए लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर रह के बनाए और आपस में लड़े। जो कोर्ट है ये इन्वॉल्व करती है प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्राइन्स टू रिजॉल्व ओवरलैपिंग हमारी जुरिसडिक्शनल डिस्प्यूट्स को, ठीक है। ये इंक्लूड करती हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ों को फॉलो करना है जुड़ी, फेडरल सुप्रीमेसी सबसे ऊपर क्या है? फेडरलिज्म है, एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब आपस में यार हार्मनी बना के चलो, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी क्या है? देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है यूनियन या स्टेट लॉस के बीच में, तो यूनियन का लॉ क्या कर जाता है? प्रिवेल कर जाता है। आपको पता ही ये चीज़, तो जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर दोनों लॉ बना दें, यूनियन भी एंड स्टेट भी, तो यूनियन का प्रिवेल कर जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है फॉलो कर रहा है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक तरीके से एक्सक्लूसिव पावर दे रही है टू पार्लियामेंट ओवर द यूनियन लिस्ट एंड प्रोवाइड इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करता है ना, ये देख लिया हमने। हाउएवर अगर स्टेट लॉ ऑन कॉन्करेंट सब्जेक्ट हैज़ प्रेसिडेंशियल एक्सेंट, लेकिन वहीं पे अगर प्रेसिडेंशियल एक्सेंट किसी स्टेट लॉ को मिल जाता है तो वो प्रिवेल कर सकता है उस स्टेट के अंडर। सो दिस इंश्योर अ हायरार्किकल सुप्रीमेसी ऑफ द यूनियन इन केस ऑफ इररिकंसाइलेबल कॉन्फ्लिक्ट। बड़ा अजीब सा नाम है बट ठीक है। तो हमने एक एक्सेप्शन दी है जो कि फेडरल सुप्रीमेसी को भी इस्टेब्लिश कर रही है। नाउ स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस दिस, द कोर्ट हेल्ड दैट द यूनियन प्रिवेल्स लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट व्हेन द बोथ ऑक्यूपाई द सेम लेजिस्लेटिव फील्ड। समझ नहीं आया मेरे को तो ये। चलो छोड़ो। एग्जाम्पल्स दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या कह रहा है? जब भी लेजिस्लेटिव पावर ओवरलैप करती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट में आती है, तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है प्रोविजंस को इन अ मैनर दैट हार्मोनाइज बोथ, मतलब दोनों की बातें देखेगा और हार्मनी में देखेगा। द गोल इज टू प्रिजर्व द इंटेंट ऑफ बोथ यूनियन एंड द स्टेट लॉज वेरेवर पॉसिबल रेदर देन स्ट्राइकिंग वन डाउन। तो हमें किसी को स्ट्राइक डाउन नहीं करना है, हमने दोनों की ही जो गोल है उनको प्रिजर्व करना है। जो डॉक्ट्राइन है जिसका मेन होता है कि हम कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके आए एंड अवॉइड करें डेडलॉक जैसी सिचुएशंस को, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे कि कोई भी अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में फेडरलिज्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो कि हर साल आता ही है, तो हम उसके सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि वी कैन यूज़ अ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, है ना। देखो कितना अच्छा फिट हमने बिठा दिया, तो इसी तरीके से फिट बिठा देंगे, ठीक है। ओके, नाउ कोर्ट रीड एंट्रीज ऑफ ऑल द थ्री लिस्ट टुगेदर। वो क्या कहते हैं कि सारे जो भी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, तीनों लिस्ट को पढ़ो, गिविंग ईच इट्स प्रॉपर स्कोप विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कॉन्फ्लिक्ट मत करो एक दूसरे के साथ, उनको अच्छे से समझो। द इंटरप्रिटेशन इंश्योर, और तब देख के तीनों ही लिस्ट को समझ के आपको इंटरप्रिटेशन देनी है जिससे बैलेंस आए और सुप्रीमेसी ना आए, है ना। दोनों को एग्जिस्ट करे लेकिन पीसफुली, लड़ाई नहीं, किसी एक को सुप्रीम नहीं कर देना है। एग्जाम्पल स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरह, दिस कोर्ट हार्मोनाइज ओवरलैपिंग एंटिटीज कम्युनिकेशन एंड पब्लिक ऑर्डर। जैसे कि कोर्ट ने दोनों चीज़ों को पढ़ा, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक ऑर्डर, जो कि अपने आपस में काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हमने दे दिया यूनियन गवर्नमेंट को, पब्लिक ऑर्डर हमने दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो भी ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने अच्छे से समझा। तो हम स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी छावला केस में भी लिख सकते हैं। छावला केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने क्या बोला, दोनों आइडेंटिटीज़ जो है, कम्युनिकेशन दैट इज इन द यूनियन लिस्ट एंड द पब्लिक ऑर्डर दैट इज इन द स्टेट लिस्ट, दोनों को समझा एंड दोनों को पढ़ा, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन जो कि हमारी कोर्ट इवॉल्व करके लाई है टू रिजॉल्व करने के लिए ये सारी फेडरलिज्म वाली इश्यूज़ को, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, जो कि कहता है कि कोर्ट लुक एट द ट्रू नेचर ऑफ अ लॉ नॉट इट्स इंक्लाइंड ओवरलैप। मतलब वो कह रहा है कि नेचर, हम स्पिरिट ऑफ द लॉ को समझेंगे, ठीक है, ना कि सिर्फ और सिर्फ उसका इंसिडेंटल ओवरलैप नहीं समझेंगे, ठीक है। लॉ ऑन प्रोहिबिशन अपहेल्ड इवन दो इट इंसिडेंटली अफेक्टेड द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब जैसे कि वो क्या रहा था, कोई लॉ था जो कि क्या कर रहा था, एक इम्पैक्ट डाल रहा था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे, लेकिन जो लॉ था ऑन प्रोहिबिशन अपहेल्ड इवन, लेकिन उसको फिर भी सही क्यों ठहराया गया? क्योंकि उसका एजेंस हमने समझा, राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जो कि कहता है लेजिस्लेचर कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली। वो कह रहा है कि अगर कोई काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, वो बैन है, तो आप वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कहा गया। डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुगनेसी नेंसी, if both central and state law exist on the same matter in the concurrent list, they conflict, the central law prevails, okay। तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, यही बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ना। तो ये थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए कि क्या है, तो हम ये सारे इन डॉक्ट्राइंस को भी यूज़ कर सकते हैं टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। नाउ जुडिशियल कंट्रीब्यूशन क्या है फेडरल बैलेंस में? देखिए, जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये गार्जियन है हमारी फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड ओवर रीच को भी प्रिवेंट करती है कि ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में, है ना, लड़े ना और एक दूसरे की एरिया में ओवर रीच ना करें। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट की जो ऑटोनॉमी है एंड जो यूनिटी है ऑफ द नेशन, है ना। देखो, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का मतलब है स्टेट की फ्रीडम, स्टेट को फ्रीडम भी देनी है, स्टेट की ज़रूरतों को भी समझना है, लोकल नीड्स को भी फुलफिल करना है, लेकिन देश को भी इकट्ठा करके रखना है ना। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है कि कोलैबोरेशन हो, ना कि कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें कोलैबोरेट करके चलना है। प्रिवेंट लेजिस्लेटिव कायोस बाय इंटरप्रेटिंग पावर्स सिस्टमेटिकली, है ना।
इम्पॉर्टेंट सुप्रीम, और साथ में एक न्यूट्रल टूल है ना, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रलिटी है इसके पास, जो कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ अलाइन कर रही है साथ में, दैट इज़ वाई इट इज़ फेडरलिज्म को भी प्रोटेक्ट कर रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, देखो बहुत सारे जजमेंट्स आप याद ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जैसे फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये SR बोमाई में बोला था, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये याद कर लेना। SR बोमाई ने क्या बोला कि फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा बहुत अजीब अजीब से नाम है, ठीक है, दैट इज़ इट। अब सिग्निफिकेंस क्या सारे डॉक्ट्राइंस की, देखिए इससे स्मूथ फंक्शनिंग होती है फेडरलिज्म की, जो डॉक्ट्राइंस है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, स्मूथ फंक्शनिंग होती है फेडरलिज्म की, कोई लेजिस्लेटिव पैरालिसिस नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम रख रहे हैं थ्रू इंटरप्रिटेशन एंड नॉट कन्फ्रंटेशन, प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं स्टेट ऑटोनॉमी विद इन द लिमिट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैलेंस कर पा रहे हैं, री इन्फोर्स द आइडिया दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरलिज्म इज फ्लेक्सिबल, साथ में ये भी बता पा रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिड नहीं है ना, प्रिवेंट अननेसेसरी सेंट्रल डोमिनेंस बाय एम्फेसाइजिंग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, साथ में जो सेंट्रल का डोमिनेंस जो टेंडेंसी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडेंसी टू डोमिनेट, वो भी उस चीज़ को भी हम क्या कर पा रहे हैं, प्रिवेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो कंटेम्प्रेरी इशू जैसे कि GST है, फार्म लॉज है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन है, वो ऑफन ओवरलैप करते हैं एंड कोर्ट कंटिन्यू टू अप्लाई, अभी भी कोर्ट बहुत सारे लॉज में अप्लाई करती है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो सो दैट इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर पा पाए। स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज गवर्नेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर सेंटर एंड स्टेट आपस में लड़ेंगे तो जो बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं है ना, वो और कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। रिफ्लेक्ट द नीड फॉर अ डायलॉग, ज़रूरत क्या है हम डायलॉग करें, डिस्कशंस डेलिब्रेशन, जो हमारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं लाइक इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं, जोनल काउंसिल्स हैं, उनको हम बैठ के क्या करें, नीति आयोग है ना, उनमें अच्छे से डिस्कशंस करें एंड बैलेंस चला रखें चीज़ों में, रेदर देन कन्फ्रंटेशन मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, इन द इंडियन रिलेशंस, सॉरी लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अभी अनदर थीम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए आज के लिए इतना थीम पढ़ना बहुत हो गया है। 5 थीम इन अ डे इज़ मोर देन इनफ, है ना, बहुत ज़्यादा ही हो जाती है वरना फिर, ठीक है, 4 to 5 थीम अ डे इज़ इनफ। थीम में चीज़ों को समझना है, जो चीज़ें रटने वाली है ना, रटने वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा लिख लेना और 2-3 बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके रट लेना है एंड दैट इज़ इट। बार बार वीडियो को देखिए, 4 से 5 बार देखिए, 5 बार तो एटलीस्ट देखनी है एंड रिकॉल करना है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाती हैं। अगर थोड़ी सी मुश्किल अभी लगे इनिशियली पहली बार देखने में, दूसरी बार देखने में, इट्स ओके, इट विल गेट ईजियर एंड बेटर विद टाइम, है ना, हर चीज़ में टाइम लगता है, बट वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ द की, और वैसे भी तो टाइम नहीं है यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, यू आर पुअर, कहते हैं ना आगे पीछे और आगे कुआ और पीछे खाई वाली सिचुएशन में हूँ, तो इट्स बेटर दैट आई हैव टू डू दिस, ओके।